भारत का संविधान कोई एक दिन में नहीं लिखा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रिटिश शासन के दौरान चली एक बहुत लंबी, करीब 200 साल की कहानी का नतीजा है। और इसी कहानी ने आज की हमारी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की शक्ल तय की है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उस सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि वो कौन से बड़े बड़े माइलस्टोन्स थे जिन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी। ये कहानी शुरू होती है आजादी से लगभग 200 साल पहले। और ये कोई एक झटके में हुए बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे हुए विकास की कहानी है। एक ऐसा सफर जिसने सिर्फ सरकारें नहीं बदली, बल्कि हमारे आज के मॉडर्न भारत की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला फेज वो था जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश की। ये वो कंपनी थी जो एक ट्रेडर बन के आई थी, लेकिन अब एक रूलर भी बन चुकी थी। और इसी कोशिश में पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से पहली सीरियस कोशिश थी कि भाई इंडिया में कंपनी के मामलों को कंट्रोल किया जाए। और यहीं से आप कह सकते हैं कि भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। इस एक्ट ने क्या किया? इसने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम शुरू कर दिया। बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल का टाइटल दे दिया गया, और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उन्हें उसके अंडर कर दिया गया। मतलब पावर को एक जगह इकट्ठा करने की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया। मतलब साफ था, असली बॉस अब ब्रिटिश सरकार थी। उन्होंने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को अलग कर दिया और इस तरह अपना कंट्रोल और भी मजबूत कर लिया। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट, और यहां आकर सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण अपने पीक पर पहुंच गया। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और सारी मतलब सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर उसी एक आदमी के हाथ में दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग वाला काम था वो भी खत्म। अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जो ब्रिटिश क्राउन के लिए भारत को चला रही थी। तो अब तक कंपनी का राज चल रहा था, लेकिन फिर आया 1857, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस विद्रोह के बाद सत्ता में एक जबरदस्त बदलाव आया और भारत पर शासन का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। 1857, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का अंत कर दिया, और इसके बाद भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो देखिए बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ था कंपनी रूल, जहां एक ट्रेडिंग कंपनी राज कर रही थी, और दूसरी तरफ आया क्राउन रूल, जहां शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। कंट्रोल का पूरा सिस्टम ही बदल गया, और जो गवर्नर जनरल था वो अब वाइसरॉय बन गया, जो सीधे सीधे महारानी का आदमी था, उनका सीधा रिप्रेजेंटेटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। उसका राज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। वो जो डुअल गवर्नमेंट का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था वो भी गया। जैसा मैंने बताया, गवर्नर जनरल अब वाइसराय था, और लंदन में एक नया पावर सेंटर बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस, जिसके पास इंडिया पर शासन करने की पूरी अथॉरिटी थी। अब यहां से एक नई शुरुआत होती है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के साथ। देखिए, पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय की काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। भले ही ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, लेकिन सोचिए, लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया। तो हां, लेजिस्लेटिव पावर को वापस प्रोविंस को देने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन भारतीय रिप्रेजेंटेशन के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी, एक नई सुबह थी। चलिए अब कहानी के अगले और शायद सबसे अहम दौर में चलते हैं। यह वो दौर है जब सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन की बातें होने लगी। ऐसे कानून बने जिन्होंने भविष्य के भारत की रूपरेखा तैयार की। अब यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसने एक बड़ा ही दिलचस्प सिस्टम शुरू किया, जिसे डायरकी या द्वैध शासन कहते हैं। इसमें क्या था? प्रोविंस के सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाब देते। लेकिन जो असली पावर वाले सब्जेक्ट्स थे, जैसे फिनांस, पुलिस, वो गवर्नर ने अपने पास रखे। मतलब एक तरह का कंट्रोल डेमोक्रेसी था ये। इसी 1919 के एक्ट ने एक और बड़ी चीज की।
इसने पहली बार देश में बाय कैमरलिज्म यानी 2 सदनों वाली विधायिका और डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत की। ये एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? लेकिन एक कैच था। वोटिंग का अधिकार सबको नहीं था। ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को मिला, जिनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, जो टैक्स देते हों या फिर पढ़े लिखे हों। और फिर आता है फाइनल ब्लूप्रिंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट इतना डिटेल था कि इसे आजाद भारत के संविधान का खाका भी कहते हैं। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल रखा और पावर को सेंटर और प्रोविंस के बीच 3 लिस्ट में डिवाइड किया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। ये नाम को जाने पहचाने लग रहे हैं ना? जी हां, ये सिस्टम आज भी हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब ब्लूप्रिंट तैयार था और हम इस पूरी कहानी के फाइनल चैप्टर पर आ गए हैं, खाके से असली संविधान तक का सफर। ये वो दौर था जब पावर ट्रांसफर हुई और दशकों के संघर्ष के बाद भारत ने अपना खुद का संविधान बनाया। और आखिर में आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देश का बंटवारा हुआ और जो 2 नए देश बने उन्हें अपना अपना संविधान बनाने का पूरा हक दिया गया। भारत अब एक आजाद और सॉवरेन देश था। वॉइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया और पूरी लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा को सौंप दी गई। देखिए, दशकों तक सब कुछ कितना धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन आखिरी के कुछ साल एकदम तूफानी रफ्तार से निकले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हो गई थी। आजादी के ठीक बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह से लागू हो गया। कुल मिलाके 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इतनी जबरदस्त मेहनत, इतनी बहसों के बाद जो नतीजा सामने आया वो था दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। इसकी शुरुआत हुई थी 395 आर्टिकल्स के साथ। तो ये थी वो पूरी कहानी, एक 200 साल पुराना खाका जिसने एक पूरे देश को शक्ल दी। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि इस डिजाइन का, इस ब्लूप्रिंट का कितना हिस्सा आज भी हमारे सिस्टम में, हमारे देश में दिखाई देता है।